हेलो बच्चों। आज एटीवी के इस वीडियो में, इस एपिसोड में हम एक ऐसा टॉपिक ले रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जेई एडवांस के लिए, और ये सबसे टफेस्ट टॉपिक होता है जेई एडवांस का। और ये टॉपिक का नाम है एंगुलर मोमेंटम। ये बहुत ज़्यादा तंग करता है बच्चों को, और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन बच्चों को इस एंगुलर मोमेंटम में रहता है। तो इस वीडियो में मैं ज़ीरो से आपको हीरो बना दूंगा एंगुलर मोमेंटम के ऊपर। और अगर आपने ये वीडियो कंप्लीटली एकदम अच्छे से देखा, ध्यान लगा के देखा, तो आप, मैं बता रहा हूँ, एंगुलर मोमेंटम के किसी भी जेई एडवांस तक के सवाल, ओलंपियाड तक के सवाल को इजीली क्रैक कर पाओगे। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं एटीबी 10 एंगुलर मोमेंटम। बच्चों, एंगुलर मोमेंटम के बारे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए वो ये कि ये क्या होता है और इसको कब और कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम इस सवाल से शुरुआत करते हैं कि हाउ शुड यू अंडरस्टैंड द एंगुलर मोमेंटम। मतलब आप बच्चे कई ये समझ ही नहीं पाते कि एंगुलर मोमेंटम चीज़ क्या है, कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं। तो मैं एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो बच्चों का होता है उसकी पहले चर्चा करता हूँ। कन्फ्यूजन ये होता है कि एंगुलर मोमेंटम के नाम में एंगुलर आता है, इसीलिए ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको सिर्फ सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन में ही यूज़ किया जाता है। ये सबसे बड़ा मिथ है, और ये मिथ को मैं आज बर्स्ट करता हूँ और मैं आपको ये बताता हूँ कि जिस तरह से अगर एक ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन कर रहा है, मान लो एक ऑब्जेक्ट ऐसे सीधा जा रहा है, लीनियर मोशन कर रहा है और v वेलोसिटी से सीधा जा रहा है, और इस ऑब्जेक्ट के करीब एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस इस वेलोसिटी वेक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है। तो पता है आप इस ऑब्जेक्ट का एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल सकते हो ओ के अबाउट इस इंस्टेंट पे, और वो होगी v/r। समझ गए आप? ऑल दो ये ऑब्जेक्ट अभी लीनियर मोशन कर रहा है, फिर भी आपने इस ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी निकाली अबाउट दिस पॉइंट हो। तो उसी तरह जैसे एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए आपको ये ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट एंगुलर मोशन ही कर रहा हो या रोटेशनल मोशन ही कर रहा हो। इन द सेम वे, अगर आप एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हो तो ये आवश्यक नहीं है कि ऑब्जेक्ट कोई रोटेशनल मोशन या कोई सर्कुलर मोशन ही कर रहा हो। अगर एक ऑब्जेक्ट प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, लीनियर मोशन कर रहा है, सीधी लाइन में जा रहा है, तो भी आप एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये सबसे पहला आपका मिथ मैंने खत्म कर दिया। अब दूसरी बात ये आती है कि एंगुलर मोमेंटम चीज़ क्या है। तो बच्चों, तुम्हें याद होगा जैसे अपन मास मूवमेंट लेते थे सेंटर ऑफ मास में। याद है, मास मूवमेंट होता था किसी भी पॉइंट के अबाउट, जैसे मान लो कि एक पॉइंट है ओ, और ये मास इसके इस तरफ रखा है, लेफ्ट साइड पे रखा है, और इसका पोजीशन वेक्टर है r1। तो हम इस, और ये जो पोजीशन वेक्टर है ये r2, ये दूसरा मास है m2। तो जो मास मूवमेंट होता था वो होता था m1r1 वेक्टर, और अगर पूरे सिस्टम का लिख रहा हूँ तो प्लस m2r2 वेक्टर। याद है आपको? तो बच्चों, ये मास मूवमेंट की बात अपन ने करी। तो ये मास मूवमेंट क्या होता है? मास मूवमेंट होता है कि कोई भी मास को अगर आप उसके पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो चीज़, क्वांटिटी, मास मूवमेंट कहलाती है। समझ गए? इन द सेम वे कि एंगुलर मोमेंटम कुछ हाई फाई चीज़ होती ही नहीं है। एंगुलर मोमेंटम, अगर मैं आपसे बड़े सरल शब्दों में कहूँ तो एंगुलर मोमेंटम होता है मोमेंट ऑफ मोमेंटम। यानी अगर आप मोमेंटम को पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये चीज़ क्वांटिटी कहलाती है एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। समझ गए आप? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एंगुलर मोमेंटम सिर्फ आप ऐसे समझो कि जैसे टॉर्क होता है ना, टॉर्क इट इज़ मूवमेंट ऑफ फोर्स। यानी आप अगर फोर्स को पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हो आर क्रॉस एफ, वो टॉर्क हो जाता है। इन द सेम वे, अगर आप मोमेंटम का मूवमेंट निकाल दोगे किसी पॉइंट के अबाउट, ऑब्वियसली मूवमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि पोजीशन वेक्टर से उस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने पे आती है। तो पोजीशन वेक्टर तो किसी पॉइंट के अबाउट ही निकालोगे ना आप, ठीक है ना? तो मूवमेंट ऑफ मोमेंटम इज एंगुलर मोमेंटम। मैं आपको ये सबसे पहले बता दिया।
और ये आप एकदम दिमाग में फिक्स कर लो कि एंगुलर मोमेंटम बस यही होता है, मूवमेंट ऑफ मोमेंटम। अब आपको मैं बताता हूँ कि किस किस केस, कौन कौन से केस पॉसिबल है एंगुलर मोमेंटम के, यानी आपसे एग्जाम में किस किस केस में एंगुलर मोमेंटम पूछा जा सकता है, या किन किन केस के ऊपर बेस्ड जेई में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो सबसे पहला केस होता है इसका एंगुलर मोमेंटम इन प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। तो बच्चों ये एक प्योर ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है, इसमें मतलब एक ऑब्जेक्ट इस स्ट्रेट लाइन में जा रहा है ऐसे, और इसका मोमेंटम है mv। इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूँ, ये इसका मोमेंटम है। अब ये ऑब्जेक्ट इस वक्त पे यहाँ पर है इन सच वे कि इस ऑब्जेक्ट का जो ओ के अबाउट पोजीशन वेक्टर है वो आर वेक्टर है, और इसका मोमेंटम वेक्टर पी वेक्टर है। समझ गए? और अगर आप आर वेक्टर और पी वेक्टर के बीच का एंगल निकालोगे तो ये एंगल आपको दिखेगा, ये फाई आर है। तो आपको अभी क्या करना है, आपको इस इंस्टेंट पे जब ये पार्टिकल इस पोजीशन पर है, आपको इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है अबाउट पॉइंट ए। तो जैसे अपन ने बात करा ना कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम जो है वो होता है मूवमेंट ऑफ मोमेंटम, मूवमेंट ऑफ मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम होता है। तो एंगुलर मोमेंटम एल से बताते हैं, और मोमेंटम का मोमेंट आप लोगे तो आप सिंपल जैसे फोर्स का मोमेंट होता था आर क्रॉस एफ, यहाँ पे आप कर दोगे आर क्रॉस पी, जहाँ पे पी मोमेंटम वेक्टर है, आर उस पोजीशन का पोजीशन वेक्टर है जहाँ पे उस इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट है। तो बड़ा सिंपल सा ये फॉर्मूला बन गया। अब अगर इसके मैग्नीट्यूड की चर्चा करें तो आपको दिखेगा कि इसका मैग्नीट्यूड जो आएगा वो आएगा आर मॉड्यूलस पी मॉड्यूलस और साइन थीटा। अब देखो आप आर और उसमें एंगल कितना है, आर और इसमें जो एंगल है ये है फाई। समझ गए बच्चों? तो आप ये भी देख सकते हो कि ये जो डिस्टेंस है ये आर परपेंडिकुलर, ये है आर साइन फाई। दिख रहा है आपको? तो आर साइन फाई को आर परपेंडिकुलर लिख सकता हूँ, और एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड को लिख सकता हूँ आर परपेंडिकुलर इंटू पी। ये स्केलर फॉर्म में लिख दिया मैंने। यानी जैसे आप फोर्स, जैसे आप टॉर्क को लिखते हो ना फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वैसे ही आप एंगुलर मोमेंटम को भी लिख सकते हो मोमेंटम वेक्टर इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब किसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से? तो देखो ये जो मोमेंटम वेक्टर है ना, इस मोमेंटम वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और वो परपेंडिकुलर ओ से ड्रॉ करना है। ओ वो पॉइंट है जिसके अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हो। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये आपको एंगुलर मोमेंटम दे देगा। अब दूसरी चीज़ है कि एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होती है। तो बच्चों आप दिख रहा है, वैसे तो आप आर क्रॉस एफ से डायरेक्शन देख सकते हो कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से आप देखोगे तो आर और एफ, इनफैक्ट आर क्रॉस पी, तो आर क्रॉस पी से आप जब डायरेक्शन देखोगे तो अपने राइट हैंड की फिंगर्स को आर से पी घुमाओ, घुमा के देखो आप, तो आपको दिखेगा कि थंब जो है आपका राइट हैंड का वो अंदर पॉइंट कर रहा है। तो जो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है वो है माइनस के कैप। अगर ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है माइनस के कैप। समझ गए? तो बच्चों ये तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है, और सेंस ऑफ रोटेशन अगर देखोगे तो एंगुलर मोमेंटम का सेंस ऑफ रोटेशन है ये क्लॉकवाइज। देखो आप आर से पी की तरफ घुमाओ तो ये क्लॉकवाइज आ रहा है। तो ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें किस तरह से सवाल आता है। तो फॉर एग्जांपल हम ये देखते हैं कि एक प्रोजेक्टाइल है, इसको हमने फेंका, यू वेलोसिटी से फेंका और थीटा एंगल पे फेंका, तो ये इस तरीके से जा रहा है। समझ गए? तो अब अगर हमें इस प्रोजेक्टाइल का एंगुलर मोमेंटम निकालना है तब जब ये टॉप पॉइंट पे है, ठीक है ना, तो हम इस इंस्टेंट पे एंगुलर मोमेंटम ओ के अबाउट निकालना चाहते हैं। तो इसको देखो, जहाँ तक पॉसिबल है आप वेक्टर फॉर्म यूज़ मत करो, अगर सिंपली हो रहा है तो सिंपली करो। तो मैं ये देखूंगा कि ये इस वक्त मोमेंटम वेक्टर इधर होता है मुझे पता है, और वो होगा एम यू कॉस थीटा।
तो अगर इस मोमेंटम वेक्टर को पीछे एक्सटेंड करूंगा तो ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर परपेंडिकुलर, और ये होती है मैक्सिमम हाइट। तो मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि ये डायरेक्ट मैक्सिमम हाइट इनटू मोमेंटम वेक्टर एम यू कॉस थीटा हो जाएगा। और डायरेक्शन मैं देख लूंगा, डायरेक्शन अगर मैं, अब डायरेक्शन देखने का सिंपल सा टेक्निक है कि मैं तो इमेजिन करता हूँ कि ये पॉइंट है, ये एक बलून है, ये वाला पॉइंट एक बलून है, और ये बलून एक रस्सी से जुड़ा है ओ पॉइंट से। ओ पॉइंट वो पॉइंट है जिसके अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो आप ये देखोगे कि बलून, अगर ये मोमेंटम आगे है तो ये बलून ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मैं तो ऐसे देख लेता हूँ। तो अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आपका थंब जो है वो अंदर पॉइंट करेगा, और अगर ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो जो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन आप लिखोगे वो लिखोगे माइनस के कैप। तो बड़ा सिंपल तरीके से आ गया। और एच आपको बताइए, एच होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये बड़ा सिंपल तरीके से एंगुलर मोमेंटम हमने निकाल लिया, ठीक है। पर हो ऑब्वियसली कि ये हमेशा ये वाला केस नहीं होता। मान लो इसी केस में हम बोलते हैं कि ये पार्टिकल जब फेंका है, तो जब ये यहाँ लैंड हो रहा है तब हमको इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है इस पॉइंट पे, जब ये वापस लैंड करता है। तो बच्चों फिर से अब देखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एंगुलर मोमेंटम हमने जब ये लिखा, तो हम इसको ऐसे भी तो देख सकते हैं इस चीज़ को कि मैं एक और आपको सिचुएशन दिखाता हूँ कि ये मोमेंटम वेक्टर ऐसे था, ये पी वेक्टर ऐसे था, ये था एम वी, और ये आर वेक्टर था, ये आर वेक्टर था, ये एंगल था फाई। तो हम इसको ऐसे भी तो देख सकते हैं कि पी जो है उसके दो कंपोनेंट होंगे। एक तो ये पी परपेंडिकुलर होगा पी साइन फाई। तो आप एंगुलर मोमेंटम को ये भी तो लिख सकते हो ओ के अबाउट मैग्नीट्यूड, कि पी परपेंडिकुलर इंटू आर, ये भी तो आप लिख सकते हो। तो ये भी फॉर्म होता है और ये भी होता है आर परपेंडिकुलर इंटू पी, दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। अब ऑब्वियसली जब ये यहाँ आ गया तो इसकी वेलोसिटी सेम होगी यू, ये हम जानते ही हैं, और एंगल भी सेम होगा थीटा। पर अब कई बच्चे क्या करते हैं कि मोमेंटम वेक्टर को पीछे ले जाके परपेंडिकुलर निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं करना बच्चों, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये आपको अटकाएगा। तो यहाँ पे आपको करना ये है कि u के मोमेंटम के कंपोनेंट ले लेना है। एक तो ये कंपोनेंट ले लेना है, ये एंगल थीटा, तो ये u कॉस थीटा, और एक ये कंपोनेंट u साइन थीटा। समझ गए? और अब आपको दिख रहा है कि आपको पोजीशन वेक्टर लेना है, क्योंकि o के अबाउट लेना है, तो पोजीशन वेक्टर होगा ये r रेंज। तो अब आप सोचो कि रेंज के परपेंडिकुलर वाला वेक्टर कौन है मोमेंटम का, वो है u साइन थीटा। m भी लगा दूंगा मैं, ऑब्वियसली जानता हूँ। तो जो एंगुलर मोमेंटम आएगा इस वक्त वो आएगा एम यू साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय रेंज, और रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। देखो बच्चों, तो ये जो है ये आप देख सकते हो। और अगेन अगर आप डायरेक्शन देखोगे तो डायरेक्शन आपको दिखेगा कि अगर अब मैं वही अप्रोच सोचता हूँ कि ये बलून है और ये रोप से जुड़ा है, तो ये बलून क्लॉकवाइज घूम रहा है, और आप अपने राइट हैंड को क्लॉकवाइज घुमाओगे तो डायरेक्शन आएगी माइनस के कैप। समझ आया बच्चों? अब इसका एक थर्ड पार्ट आता है, अगर मैं उसकी बात करूं। अब थर्ड पार्ट यह है कि मान लो हम इसी क्वेश्चन में बोलते हैं कि ये यू से फेंका है हमने, ये एंगल है थीटा, और हमसे बोल रहा है फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ इन वेक्टर फॉर्म एट टाइम टी टाइम पे एंगुलर मोमेंटम ओ के अबाउट निकालना है, और ये जो इंस्टेंट है ये टी बराबर 0 है जब फेंका है। तो यहाँ पे बच्चों अब क्या है कि टी तो एक वेरिएबल है, तो ये कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो अब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाले चक्कर में नहीं फंसोगे। आप क्या करोगे, सिंपल, कि आप सबसे पहले पोजीशन वेक्टर लिखोगे एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो आपको पता है कि इसका यू एक्स कॉन्स्टेंट रहता है, यू कॉस थीटा। तो पोजीशन वेक्टर का एक्स कंपोनेंट आ जाएगा यू कॉस थीटा इंटू टाइम आई कैप, और वाई कंपोनेंट आ जाएगा प्लस
यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और जे कैप भी आएगा। तो मैं वापस यहाँ पे पोजीशन वेक्टर लिख देता हूँ, यह आएगा यू कॉस थीटा टी आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। ये तो आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा ही है, इसको तो कोई आपको टेंशन नहीं है। और जो वेलोसिटी वेक्टर है या मोमेंटम वेक्टर है वो आएगा m इंटू वी वैक्टर। तो वी वेक्टर जो आएगा वो क्या लिखोगे आप, किसी भी इंस्टेंट पे x की वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही रहेगी, u cos थीटा आई कैप, और y की वेलोसिटी हो जाएगी प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी, और डायरेक्शन जे कैप। अब बच्चों आपको करना क्या है, अब आपको करना है एल ओ बराबर आर क्रॉस पी, और आर क्रॉस पी करने के लिए आप क्या करोगे, डिटर्मिनेंट बना लोगे, यहाँ लिख दोगे आई कैप जे कैप के कैप प्लस माइनस प्लस, और आर क्योंकि पहले लिखा है तो आर पहले लिख दोगे, तो हो जाएगा यू कॉस थीटा, है ना। ये देखो मैं इसको थोड़ा मैं सॉल्व नहीं करता क्योंकि ये तो आप कर ही लोगे, मैं काम मुद्दे की बात करूंगा। ये y, तो ये हो जाएगा x, ये y, ये r क्रॉस p, और ये m बाहर आ जाएगा, x ये y ज़ीरो, और ये vx ये vy, और ये ज़ीरो, मास बाहर आ गया। अब इसे आप सॉल्व कर लो, और x और y की वैल्यू आपको रखनी है, और vx ये रहा और vy ये रहा। ठीक है बच्चों, तो ये जो है ये आपका ये वाला केस हो गया। अब हम नेक्स्ट केस पे आते हैं। अब इस केस में ये ऑब्जेक्ट एक डिस्क है और ये प्योर रोटेशनल मोशन कर रही है। फर्स्ट केस है कि ये डिस्क जो है वो इस एक्सिस के अबाउट रोटेशनल मोशन कर रही है, जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और प्लेन के बाहर आ रही है। ये क्रॉस का मतलब है कि एक्सिस हमेशा प्लेन से बाहर आ रही है, और इस डिस्क का मास आप मान लो कि m है। अब हमें इसका जो एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो इसका इस केस में एंगुलर मोमेंटम जैसे लीनियर मोमेंटम का रिप्लेसमेंट समझो आप। तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv, और m होता है मास, v होता है वेलोसिटी। तो रोटेशनल मोशन में मास का रिप्लेसमेंट होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और वेलोसिटी का रिप्लेसमेंट होता है एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है आई ओमेगा। अब बच्चों ये फॉर्मूला लिखना जितना आसान है, इसको यूज करना उतना आसान नहीं है। आप ये मान लो कि ये डिस्क ऐसे घूम रही है, लेट सपोज एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो ओमेगा जो है वो बाहर की तरफ है, हमने इसको एक्स एक्सिस माना, इसको वाई एक्सिस माना, और जेड बाहर आ रहा है। तो जो ओमेगा वेक्टर है वो है ओमेगा के कैप। समझ गए आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी होगा ओमेगा के कैप, और आई ओमेगा के कैप, और आई जो होगा वो ऑब्वियसली जो एक्सिस ऑफ रोटेशन वाली एक्सिस है उस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तो ये होगा एम आर स्क्वायर बाय टू, डिस्क है ना ये, ओमेगा, और डायरेक्शन हो जाएगा के कैप बाहर की तरफ। तो ये जो फॉर्मूला है ये यहाँ वैलिड है, समझ गए आप। यानी एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन और ओमेगा की डायरेक्शन सेम है। अब अगर ये डिस्क जो है ये इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, तो इस एक्सिस के अबाउट हम प्योर रोटेशनल मोशन मान सकते हैं ऑब्वियसली। तो अगेन हम जो एल लिखेंगे यहाँ पर वो लिखेंगे आई ओमेगा। पर ये इंपॉर्टेंट बात है कि आई जो होगा वो इसी एक्सिस के अबाउट होगा, ये जो एक्सिस है इसके अबाउट। तो इसके अबाउट जो आई होता है वो होता है, आपको पता है पैरेलल एक्सिस से हम लगाओगे तो आई सी ओ एम प्लस एम आर स्क्वायर लिखोगे, तो ये होता है 3/2 एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एल का जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा वेक्टर। अगेन ये सही है दोनों, क्योंकि ओमेगा और एल के डायरेक्शन सेम है, ओमेगा भी आउट ऑफ द प्लेन है और एल भी आउट ऑफ द प्लेन है, तो ये बात बिल्कुल सही है। पर अगर ये केस आया, अब ये केस
देखो बच्चों, इस केस में आप क्या है सिचुएशन कि यहाँ पे एक मास घूम रहा है। मैंने मान लिया कि इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है ओ के अबाउट वो ओमेगा है, और ये एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है जिसका सेंटर है ओ। इस सर्कुलर पाथ का रेडियस है आर और ये मास है एम, और आपको दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट असिमेट्रिक है एक्सिस के। अब असिमेट्रिक ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि ये ऑब्जेक्ट एक्सिस के एक साइड पे ही है, दोनों साइड पे नहीं है। तो अब हमें इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो बच्चों बड़ा ध्यान से समझना, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला प्रॉब्लम। तो अगर हमसे कोई बोलता है कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस निकालो इस मास का, तो वो हम बोलेंगे कि ये होगा आई अबाउट सेम एक्सिस इनटू ओमेगा वेक्टर। ओमेगा वेक्टर जैसे ये के कैप है डायरेक्शन, तो ओमेगा वेक्टर भी ऐसे ही है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा एक्सिस के अबाउट, मैं इसको लिख देता हूँ अबाउट एक्सिस, ये होगा आई अबाउट दिस। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम आर स्क्वायर, और ये ओमेगा और डायरेक्शन के कैप, क्योंकि ओमेगा भी प्लस के कैप में। समझ गए आप, ये सिंपल है। अब ये तो एक बात हुई। अब ये तो बेटा बहुत बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ कि जो बच्चों को समझ नहीं आती बात वो ये है कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। अगर आप एंगुलर मोमेंटम अबाउट किसी पॉइंट के निकालोगे तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, ध्यान रखना। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ कि ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ये वाला, ये एल वेक्टर बराबर आई ओमेगा वेक्टर, ये तभी वैलिड है जब ये किसी एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हो, अदरवाइज किसी पॉइंट के अबाउट ये वैलिड नहीं है। तो जैसे अब आपसे पूछा जाता है एंगुलर मोमेंटम अबाउट हो, तो आप आई ओमेगा नहीं लिखोगे, अब आप लिखोगे ट्रांसलेशनल मोशन वाला केस वाला फॉर्मूला। तो वो होता है एम वी आर, और डायरेक्शन तो अपन देख ही लेंगे। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ जस्ट मैं। अब आर जो होगा, सबसे पहले वी जो होगा वो होगा आर ओमेगा, और आर जो होगा वो होगा कैपिटल आर, और डायरेक्शन सेम ही होगी के कैप, क्योंकि आप अगर अपने हाथ को एम के साथ साथ घुमाओगे ओमेगा के डायरेक्शन में तो डायरेक्शन के कैप ही आएगी। तो जो एल अबाउट ओ आएगा वो आएगा ये एम आर स्क्वायर ओमेगा के कैप। ये आ गया आपका एंगुलर मोमेंटम। सही है बच्चों। अब आप कहोगे कि सर ये वही तो आ रहा है, ये आई इंटू ओमेगा। हाँ, तो न्यूमेरिकली वही आ सकता है, पर आप फॉर्मूला यूज नहीं करोगे ये वाला, ध्यान रखना आप। क्योंकि ये अभी तो सही आ गया ओ के अबाउट, पर ये हमेशा सही नहीं आएगा। तो इससे कंक्लूजन और निकला है। अगर यहाँ पर पहली बात तो यहाँ पर मैंने दिया है कि ओमेगा कांस्टेंट है ये, तो आप सोचो कि अगर ओमेगा कांस्टेंट है और एल ओ की बात करूँ, तो पहली इंपॉर्टेंट बात कि एल अबाउट ओ जो होगा वो एल अबाउट एक्सिस होगा, सेम होगा। ये सही है बिल्कुल। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ओमेगा वेक्टर कांस्टेंट है, क्योंकि डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही और ओमेगा का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि एल ओ भी कांस्टेंट है। अब जब मैंने एल ओ के ऊपर वेक्टर लगा दिया, इसका मतलब है कि मैं एल ओ को डायरेक्शन सहित ले रहा हूँ, और डायरेक्शन सहित एल ओ कांस्टेंट है। इसका मतलब एल ओ की डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही और मैग्नीट्यूड तो चेंज हो ही नहीं रहा। समझ गए। तो एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर एक असिमेट्रिक मास अपने, देखो ये पॉइंट मास की बात हो रही है, अभी आप इस पे ध्यान देना। अगर ये एक्सटेंडेड बॉडी है तो क्या करना है वो मैं आगे की बात बताऊंगा, पर अभी आप इस पे ध्यान दो। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर एक पॉइंट मास एक सर्किल में घूम रहा है और आप उसका मोमेंट और ये एंगुलर मोमेंटम उसके सर्किल के सेंटर वाले पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हो, तो आप उसको एक्सिस वाले एंगुलर मोमेंटम के बराबर ही लिख सकते हो। ये दोनों सेम ही बात होती है। पर जब आप इस एंगुलर मोमेंटम को पी के अबाउट निकालोगे, अब ये आपको पॉइंट दिख रहा है पी, तो इसके अबाउट निकालेंगे तो एक बहुत बड़ा फर्क आएगा बच्चों। पहले तो मैं इसको सेपरेट करता हूँ। अब अगर मैं फिर से ये डायग्राम को एक बार बना देता हूँ। अब ये जो है पी के अबाउट अगर निकालूं, ये पॉइंट पी है, और मान लो कि पी की ऊंचाई है आर और ये भी आर। तो अगर मैं पी के अबाउट निकालूं तो ये मास जो है, ये मास ये घूम रहा है, इसको मैंने ले लिया एम।
तो अब बच्चों ध्यान रखना, सबसे पहले तो आपको पता है कि एक पोजीशन वेक्टर बनाना है, ये आर वेक्टर, सही है ना। इसको मैं एक और नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ करके। ये मैंने बनाया सर्कल, ये मैंने बनाया मास, ये एम, ये मैंने बनाई एक्सिस, ठीक है, और ये आर, और ये पॉइंट है पी, और पी पॉइंट की ऊंचाई ओ से है आर, सही है। अब ओमेगा तो वैसे ही है, और आप सबसे पहले पी के अबाउट निकालने के लिए इसको पी से जोड़ दो, तो ये वेक्टर आ गया आर वेक्टर, सही है। अब आप बच्चों अगर गौर से देखोगे कि ये जो मास है ये इस मूवमेंट पे अंदर जा रहा है, देखो वी अंदर है इसका, और आर वेक्टर ऐसा है, तो वी और आर वेक्टर में ये दिखेगा आपको एंगल 90 डिग्री। चेक करो, आप इमेजिन करो, ये टी बन रहा होगा, ये तो आर वेक्टर है और वी वेक्टर अंदर है, तो इनमें एंगल है 90 डिग्री, यानी मोमेंटम वेक्टर के परपेंडिकुलर ही है ये, सही है। तो अब आप जब एंगुलर मोमेंटम लिखोगे, एल ऑफ दिस मास अबाउट पी पॉइंट, जब वो आप लिखोगे तो वो आप लिख दोगे, सबसे पहले मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूं, तो वो आप लिख दोगे एम वी इंटू आर, सिंपल स्केलर फॉर्म में। वी को आप लिख सकते हो बड़ा आर ओमेगा, सही है ना बात। तो एल अबाउट पी हो जाएगा एम बड़ा आर ओमेगा इंटू छोटा आर, समझ गए। और अब अगर आप इस एंगुलर मोमेंटम को इसकी डायरेक्शन देखोगे, तो आप अगर आर क्रॉस पी से इसकी डायरेक्शन चेक करोगे, तो आपको दिखेगा कि इसकी डायरेक्शन आएगी ये, चेक करो आप आर क्रॉस पी से, इस एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन आएगी ये, है ना। आप आर और पी के प्लेन के परपेंडिकुलर आएगी, ठीक है। तो ये बच्चों मान लो कि ये एंगल है फाइ, तो ये एंगल भी फाइ होगा, समझ गए। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे अब, एक तो ये होगा एल पी पैरेलल, और एक कंपोनेंट ये होगा एल पी परपेंडिकुलर, समझ गए। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो एल पी है, क्या एल पी, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात मैं जो लिख रहा हूँ वो ये है कि क्या ये लिखना सही है कि एल पी वैक्टर बराबर आई एक्सिस इंटू ओमेगा, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये अलग ही रिजल्ट आ रहा है, आपको दिख रहा है। दूसरा कि क्या ये सही है एल पी वैक्टर जो है वो पैरेलल है ओमेगा वेक्टर के, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एल पी वैक्टर अलग डायरेक्शन में है और ओमेगा वेक्टर अलग डायरेक्शन में है। अगर ओमेगा वेक्टर बनाऊं तो ये ओमेगा वेक्टर है, समझ गए। तो ओमेगा वेक्टर अलग डायरेक्शन में, एल पी वेक्टर अलग डायरेक्शन में, तो ये भी गलत है। और तीसरी बात कि एल पी वेक्टर कांस्टेंट है, एल पी वेक्टर कांस्टेंट है, तो ये भी गलत है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि जब बॉडी घूमेगी तो ये एल पी वेक्टर घूमता जाएगा, एक कोन सा बनाएगा इस तरीके से। क्लियर है एकदम बच्चों। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब दूसरी बात अभी देखो गौर से कि एल पी पैरेलल जो आ रहा है वो कितना आ रहा है। एल पी पैरेलल आ रहा है एल पी साइन फाइ, दिख रहा है आपको। तो एल पी की वैल्यू है एम आर ओमेगा आर साइन फाइ। और बच्चों ये चेक करो कि ये जो आर है, आर साइन फाइ आर के बराबर नहीं है, कैपिटल आर, चेक करो आर साइन फाइ है कैपिटल आर के बराबर। तो जो एल पी पैरेलल है, एल पी का पैरेलल कंपोनेंट है, पहले तो मैं स्केलर लगा देता हूँ, हाँ, ये हो गया एम आर स्क्वायर ओमेगा, और ये हो गया आई एक्सिस इंटू ओमेगा। तो ये आप समझ गए होगे कि जो एल पी का पैरेलल कंपोनेंट आएगा वो वही आएगा जो एक्सिस के अबाउट आता है, तो ये सेम आएगा, ये बात बिल्कुल सही है। और फिर एल पी का पैरेलल कंपोनेंट जो होगा वो ओमेगा के पैरेलल होगा, ये बात बिल्कुल सही है। और एल पी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, इनफैक्ट एल पी का पैरेलल कंपोनेंट जब होगा
तो हम उसे लिख सकते हैं आई ओमेगा वेक्टर। ये बात भी बिल्कुल सही है। सही है बच्चों, ये आपको आ गई होगी समझ। पर यहाँ पे वेरिएबल क्या है? यहाँ पे वेरिएबल है एल पी परपेंडिकुलर, ये ओमेगा वेक्टर, ये आई ओमेगा वेक्टर नहीं है। एल पी परपेंडिकुलर जो है वो ओमेगा के पैरेलल नहीं है, ठीक है ना। और एल पी परपेंडिकुलर जो है वो कांस्टेंट नहीं है। मैं वेक्टर लगा रहा हूँ क्योंकि वो घूमेगा, तो इसलिए वो कांस्टेंट नहीं है। क्लियर है बच्चों? ये बात आपको आ गई होगी समझ। एलपी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट घूम रहा है। तो पता है इनफैक्ट जब आप एलपी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट को डिफरेंशिएट करोगे, अगर मैं आपको दिखाऊं, अब देखो इस केस में आप गौर करो कि एंगुलर मोमेंटम जो पी के अबाउट है उसका कौन सा कंपोनेंट वेरिएबल है? एलपी परपेंडिकुलर वेरिएबल है कि एलपी पैरेलल वेरिएबल है? ऑब्वियसली एलपी परपेंडिकुलर वेरिएबल। तो इसके वेरी करने की वजह से टॉर्क बनेगा, क्योंकि जो डी एल पी बाई डी टी होगा, यानी डी एल पी बाई डी टी, ये टॉर्क अबाउट पी आएगा ना, मानते हो आप? और जो डी एल पी बाई डी टी होगा, ये होगा एल पी परपेंडिकुलर बाई डी टी, क्योंकि एल पी पैरेलल तो वेरिएबल ही नहीं है। मानते हो आप बच्चों? तो एल पी परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ रही है? डी बाई डी टी ऑफ एल पी कॉस फाई। ये देखो आप, ये एल पी परपेंडिकुलर का आएगा एल पी कॉस फाई। क्लियर है? तो एल पी की वैल्यू कितनी थी? डी बाई डी टी ऑफ एल पी था एम आर आर ओमेगा और कॉस फाई। सही है बच्चों? ये आ रहा है डी आर बाय डी टी। क्लियर है? देखो आप गौर करो, एल पी की वैल्यू ये थी और यहाँ पे ये आ गया, मैंने वैल्यू रख दी तो ये आ गया डी आर बाई डी टी। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो एल पी की डायरेक्शन है वो वेरिएबल है। ऑब्वियसली एल पी का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है। अब अगर मैं सबसे पहले तो यहाँ, क्योंकि वेक्टर लिखा है, तो मैं एक डायरेक्शन बोल देता हूँ। ये ई परपेंडिकुलर डायरेक्शन को मैंने एक वो मान लिया, डायरेक्शन ई परपेंडिकुलर कैप। और बच्चों हमने एक चीज़ सीखी है कि कभी भी कोई, देखो एलपी सिर्फ एलपी का मैग्नीट्यूड वेरिएबल नहीं है, एलपी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है। पर एलपी वेरी क्यों कर रहा है? क्योंकि एलपी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो हमने एक चीज़ सीखी है कि अगर एक वेक्टर घूमता है, मान लो ए वेक्टर घूम रहा है और इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो घूमने की वजह से ए तो वेरिएबल हो गया ना, तो इसका जो रेट ऑफ चेंज होगा ना डी ए बाई डी टी, वो जो होगा वो होगा ए वेक्टर ए खुद इंटू ए के घूमने का रेट ओमेगा। ध्यान देना आप इस बात पे कि जो डी ए बाई डी टी होगा वो होगा ए खुद इंटू ए के घूमने का रेट ओमेगा, और इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी इस इन दोनों के परपेंडिकुलर। अब देखो ओमेगा बाहर है, बाहर की तरफ है, तो इसकी डायरेक्शन जो आएगी वो ऐसे आएगी। ठीक है ना? वो आप देख सकते हो फ्लेमिंग्स रूल से, राइट हैंड रूल से। तो उसी तरह मैं ये भी बोल सकता हूं कि जो डी बाय डी टी, यहाँ पे मैं इसको, हाँ, डी बाय डी टी ऑफ ये, अब देखो मैं कॉमन ले रहा हूं, मैं सबसे पहले इसको टाओ लिख देता हूं, टॉर्क, और उसको लिख देता हूं, मैं यहां से कॉमन ले रहा हूं एम आर आर, एम आर आर ओमेगा कॉस फाई। और देखो वेरिएबल ई परपेंडिकुलर ही तो है जो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो इसका जो रेट ऑफ चेंज होगा वो होगा यही, और क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, है ना। और इनटू जो इसका वो है खुद का मैग्नीट्यूड इंटू इसके घूमने का रेट ओमेगा। तो एक ओमेगा ये था, एक ओमेगा ये है, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आएगा आपका एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू आर कॉस फाई। दिख रहा है आपको? ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ गया। मैंने अभी डायरेक्शन नहीं लिखी, मैग्नीट्यूड आ गया। अब चेक करते हैं कि क्या टॉर्क का मैग्नीट्यूड इतना ही है ना। तो आप देखो कि ये अगेन हम डायग्राम बना रहे हैं, और ये जो बॉल है, ये बॉल यहाँ पर है और बॉल का मास है m, तो बॉल पे mg नीचे लगेगा
और बॉल पे जो mg है वो नीचे लग रहा है, और बॉल क्योंकि घूम रही है सर्कल में, तो बॉल पर एक फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है ना, वो लग रहा है एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर आप टॉर्क लिखोगे बॉल का, सही है ना, तो आप बच्चों देखो ये तो कंफर्म है 100% कि बॉल जब घूम रही है तो बॉल, मान लो एक कोन बना के घूम रही है, तो ये कोई रोप होगी जिससे बॉल को ऐसे कोनिकल पेंडुलम में घुमा रहे हैं, तो मान लिया इस रोप की टेंशन टी है, तो टी कॉस, अच्छा ये एंगल हमने लिया था कितना, ये हमने लिया था फाइव शायद, बिल्कुल है ना, तो ये एंगल हमने लिया था फाइव, और टी का जो ये कंपोनेंट आएगा ये आएगा टी कॉस फाइव ऊपर, टी कॉस फाइव जो है ये ये बैलेंस कर रहा है एम जी को, और टी साइन फाइव बैलेंस कर रहा है एम आर ओमेगा स्क्वायर को। दिख रहा है बच्चों? अब अगर आप यहाँ पर जो वो देखोगे टॉर्क निकालोगे, तो जब आप टॉर्क निकालोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे इस बॉडी पे जो रियल फोर्सेस हैं वो दो ही हैं, एक तो टेंशन है और एक एमजी है। भाई टेंशन का एक कंपोनेंट एम आर ओमेगा स्क्वायर का काम कर रहा है, इससे कंफ्यूज मत हो ना, कई बच्चे बोलते कि सर एम आर ओमेगा स्क्वायर भी तो लग रहा है ना, टेंशन का एक कंपोनेंट एम आर ओमेगा स्क्वायर का काम कर रहा है, पर रियल फोर्सेस जो है वो तो टेंशन और एमजी है, और टेंशन का टॉर्क अबाउट पी, टॉर्क ऑफ टेंशन अबाउट पी, तो वो तो जीरो है ना, क्योंकि टेंशन उससे ही पास हो रहा है, और टॉर्क ऑफ एम जी अबाउट पी आप निकालोगे तो वो आएगा एम जी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि आर है, एम जी आर। समझ गए? अब आप बच्चों ये देखो कि इस इक्वेशन से आप चेक करो कि जो कॉट फाई है, अगर आप दोनों को डिवाइड कर दोगे तो कॉट फाई की वैल्यू आ रही है एम जी अपॉन एम आर ओमेगा स्क्वायर। समझ गए? और एम जी को आप लिख सकते हो एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉट फाई को लिख दिया कॉस फाई अपॉन टेन फाई, इनफैक्ट अपॉन साइन फाई। सही है बच्चों? तो अब आप ये देख लो कि ये तो आ गया आपका टॉर्क, एम जी को आपने लिखा, तो जो टॉर्क ऑफ एम जी अबाउट पी है वो आएगा एम जी की जगह एम आर ओमेगा स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर हो जाएगा कॉस फाई डिवाइडेड बाय साइन फाई। सही है? ठीक है। अब बच्चों एक सिंपल सी बात बताओ कि मैं ये बोल सकता हूँ कि आर साइन फाई, छोटा आर साइन फाई ये बड़े आर के बराबर है, चेक करो, ये आर साइन फाई बड़े आर के बराबर है, तो कैपिटल आर, ये स्मॉल आर को क्या लिख सकता हूँ, आर बाय साइन फाई, तो इसको मैंने लिख दिया, और टॉर्क ऑफ एम जी अबाउट पी आ गया एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस फाई इंटू स्मॉल आर। देखो समझे आप मैंने क्या किया, मैंने आर अपॉन साइन फाई को आर लिख दिया। अब आप देखो गौर से कि ये टॉर्क वही आ रहा है जो हमने पहले निकाला था रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम से, दिख रहा है आपको? ये देखो ये रिजल्ट इससे आया है कि हमने देखा कि एंगुलर मोमेंटम के चेंज होने का रेट ही तो टॉर्क होगा, और हमने टॉर्क दूसरे तरीके से निकाल के देखा, तो ये दोनों टॉर्क सेम आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो एलपी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट चेंज हो रहा है ये इसी के ही वजह से चेंज हो रहा है। समझ गए बच्चों? तो ये थोड़ा अपने एडवांस लेवल में घुस गए, हालांकि इतना एक्सट्रीम लेवल मुझे लगता नहीं जेई में आएगा, पर फिर भी हमने सीखा। अब दूसरा केस आता है कि अगर ये दोनों पॉइंट मास सिमेट्रिकल है, यानी एक्सिस के दोनों तरफ जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये पॉइंट आमने सामने, और घूम भी सिमेट्रिकल रहे हैं ओमेगा से, तो ये हमेशा डायमेट्रिकली अपोजिट रहेंगे एक दूसरे के, तब अपन ऑब्वियसली ये तो लिख ही सकते हैं कि पूरे सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम है अबाउट ओ जो होगा वो एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस ही होगा, वो हमने बात कर ली। पूरे सिस्टम का
एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ जो होगा वो होगा आई सिस्टम का इंटू ओमेगा, ये भी सही है। और क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा ऊपर है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि एल सिस्टम अबाउट ओ जो है वो कांस्टेंट रहेगा। वेक्टर फॉर्म में बोल रहा हूँ, यानी डायरेक्शन भी सेम रहेगा। सही है। अब अगर हम ये कहें कि P के अबाउट क्या होगा, तो आप इसको P से जोड़ दो सबसे पहले। दिख रहा है आपको? तो ये आपको दिखेगा कि जो LP है उसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो ये आएगा और एक ये आएगा। तो ये वाले कंपोनेंट जो होंगे, ये वाले, ये कैंसिल हो जाएंगे। मान लो ये फाई है, ये फाई है, तो एल पी कॉस फाई और एल पी कॉस फाई ये कैंसिल हो जाएगा। और जो ये वाले कंपोनेंट है एल पी पैरेलल, ये ऐड हो जाएंगे। समझ रहे हो आप? तो इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है तो जो नेट एंगुलर मोमेंटम अबाउट पी आएगा वो एक्सिस के पैरेलल ही आएगा। और इसीलिए अगर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है तो आप बोल सकते हो कि पी के अबाउट जो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम आ रहा है ना, पी के अबाउट, वो भी इसके बराबर होगा एल अबाउट एक्सिस। यानी उसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो, उसको आप लिख सकते हो आई अबाउट एक्सिस इंटू ओमेगा। तो जब आप ये वैल्यू निकालोगे ना इसकी एल पी पैरेलल की और पी के अबाउट निकालोगे, तो ये आएगा आई अबाउट एक्सिस यानी 2mr² इंटू ये 2mr² इंटू ओमेगा। और इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि एल पी वैक्टर यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, डायरेक्शन में भी, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही। यानी ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर जो पॉइंट पी है उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम एक ऐसे सिस्टम का निकाल रहे हो जिसमें मासेस सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है एक्सिस के दोनों तरफ, यानी आमने सामने हमेशा है, डायमेट्रिकली अपोजिट, तो जो एंगुलर मोमेंटम आएगा वो ये फॉर्मूला बिल्कुल वैलिड होगा, आई एक्सिस इंटू ओमेगा। और पूरी एक्सिस के किसी भी पॉइंट के अबाउट आप आई एक्सिस इंटू ओमेगा करके एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो अगर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स है। पर अगर सिमेट्रिकल नहीं है तो ये ऑब्जेक्ट फेल हो, ये वाला फॉर्मूला फेल हो जाएगा। समझ गए आप? तब इस फॉर्मूले से जो कंपोनेंट आएगा वो एक्सिस के पैरेलल वाला कंपोनेंट आएगा। अब ये जो सवाल है, इस सवाल में, इस केस में इनफैक्ट ये एक डिस्क है और ये डिस्क इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, जो एक्सिस इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है और इसको टेंजेंशियली टच करती हुई जा रही है। अब ये एक पॉइंट है पी, इस पॉइंट के अबाउट इस डिस्क का एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो बच्चों ये अब थोड़ा सा जो है मुश्किल केस बनेगा, और इस केस में अब हमें ये इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे सबसे पहले हमको एक फॉर्मूला मैं आपको देता हूँ जो ब्रह्मास्त्र मैं कह रहा हूँ, और वो फॉर्मूला यूज़ करके हम इसे सॉल्व करेंगे। अब होगा क्या कि आप इस सिनेरियो को इमेजिन नहीं कर पाओगे कि ये कैसे एंगुलर मोमेंटम इसके अबाउट क्या होगा, ये बड़ा मुश्किल सा केस है। तो आपको क्या करना है, इसे ही बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स केस ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एक फॉर्मूला यूज़ करना है कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट पी जो होगा वो होगा एंगुलर मोमेंटम अबाउट सी ओ एम, या मैं ऐसे लिखूँ कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क अबाउट पी जो होगा वो होगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क अबाउट सी ओ एम और प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ सी ओ एम। समझ गए आप? ये अबाउट पी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सी ओ एम अबाउट पी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला मैंने बनाया है कि जो एंगुलर मोमेंटम अगर आपको डिस्क का पी के अबाउट निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ, एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, यानी पहले सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालो और फिर उसमें आप ऐड कर दो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट पी। क्लियर है बच्चों? तो ये जो है ये एक बड़ा अच्छा एक ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला है, ये आप लगा के इसका एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो पी के अबाउट। तो अब आप यहाँ देखो
कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क अबाउट पी COM निकालते हैं अपन पहले। तो इसके लिए आपको इम्पोर्टेंटली ध्यान रखना है कि अगर आप सेंटर ऑफ मास पे खड़े हो, तो सेंटर ऑफ मास पे खड़े होके आप जब ये डिस्क को घूमते हुए देखोगे, आप सेंटर मास पे खुद ही खड़े हो, तो आप इमेजिन करो सबसे पहले आप यहाँ खड़े हो और एक पॉइंट है, लेट सपोज अपन ने ले लिया A और ये पॉइंट है B। तो आप ये देखो कि अभी आपको जब आप यहाँ खड़े हो, डिस्क इस पोजीशन में है, तो A पॉइंट जो होगा वो आपको O के राइट साइड पे दिखेगा और B पॉइंट जो होगा O के लेफ्ट में दिखेगा। जब डिस्क घूम के इस तरफ आएगी तो आपको B दिखेगा O के राइट और A दिखेगा लेफ्ट में। आप इमेजिन कर पा रहे हो इस सिचुएशन को? मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ कि जब ये डिस्क दूसरी साइड घूम के आएगी इस तरीके से, तो आपको दिखेगा कि ये पॉइंट तो हो गया आपका B, ये पॉइंट हो गया O, ये पॉइंट हो गया A। तो जो B है वो अब O के राइट पे आ गया, है ना? और फिर जब ये वैसे आएगी तो फिर सीधा हो जाएगा। इसका मतलब है कि जब आप O पे खड़े हो तो आपको दिख रहा है कि ये डिस्क अपने सेंट्रल एक्सिस के अबाउट भी घूम रही है। भाई आपको O चलता हुआ तो दिखेगा ही नहीं, ये तो सही है क्योंकि आप O पे ही खड़े हो। अब आपको दिखेगा क्या कि पूरी डिस्क O के अबाउट जो एक्सिस है इसके अबाउट घूम रही है। तो आप लिखोगे ICOM इंटू ओमेगा, क्योंकि ये पूरी डिस्क O से जाने वाली एक्सिस के अबाउट घूम रही है। समझ गए? अब आप इसकी वैल्यू निकाल लो कि ये अबाउट COM निकाल रहा हूँ मैं। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क अबाउट COM जो होगा वो होगा ICOM। ICOM होता है mr²/2 और ओमेगा की डायरेक्शन है सेम। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये डिस्क जितनी देर में इस एक्सिस के अबाउट चक्कर लगाएगी पूरा, उतनी देर में ये डिस्क O के अबाउट भी चक्कर लगाएगी। तो जो O के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी होगी वो सेम ही होगी ओमेगा। समझ गए आप? दूसरी बात, अब आप O का जो एंगुलर, अच्छा ओमेगा को मैं ये ले लेता हूँ कि ये K कैप है, तो मैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क जो है अबाउट COM जब ले रहा हूँ तो ये मैं ले लूँगा mr²/2 ओमेगा K कैप। सही है ना ये बात? तो ये बात आ गई। अब अगर मैं ये देखूं कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ COM जो होगा अबाउट P क्या होगा, तो आपको क्या करना है, उसी तरह COM पे सारे मास को कॉन्सेंट्रेट कर देना है। जैसे अपन ने अभी पिछले केस में देखा था, तो अपन ने क्या करा कि पूरे मास को पहले एक्सिस बना लेता हूँ और मैं पूरे मास को यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर देता हूँ COM पे। ये डिस्टेंस है R और इस डिस्टेंस भी R। समझ गए आप? तो हमने देखा था कि ये एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे आएगा LCOM अबाउट P, ये ऐसे आएगा टेढ़ा, और ये एंगल होगा 45 डिग्री क्योंकि ये 45 है। समझ गए? तो ये जो आएगा, अच्छा ये डिस्टेंस होगा √2R, तो L ऑफ COM अबाउट P आएगा mVR। क्लियर है? अब जो M है वो तो M है और V जो होगा वो होगा ओमेगा इंटू R ओमेगा, और R है ही MVR। और जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से है, ये तो मैंने मैग्नीट्यूड लिखा अबाउट P। तो जो डायरेक्शन होगी उसके लिए मैं ऐसे लिखता हूँ कि L ऑफ COM अबाउट P दो डायरेक्शन में होगा। एक तो होगा इसमें, ये मैंने मान लिया इस इंस्टेंट पे एक्स एक्सिस है, और ये मैंने ऊपर वाला K माना था, तो इसको मैंने लिख दिया mr² ओमेगा बाय √2 आई कैप में, और प्लस mr² ओमेगा, है ना? ये, और दूसरी चीज़ ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये बच्चों R नहीं आएगा, सॉरी, ये जो आएगा ये आएगा √2R, है ना? ये डिस्टेंस √2R है, वो गलती से मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे भी एक √2 आएगा, ये मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है, और वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो ये √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये सेम K कैप में आ जाएगा। समझ गए बच्चों? तो ये आ गया आपका
एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट पी। जब आप अब एंगुलर मोमेंटम ऑफ कंप्लीट डिस्क अबाउट पी लिखोगे तो अब आप इन दोनों का वेक्टर सम कर दोगे, एल ऑफ डिस्क अबाउट सेंटर ऑफ मास और प्लस एल ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट पी। सही है। तो अब आप ये देखो कि आंसर क्या आएगा, एल ऑफ डिस्क अबाउट पी जो आएगा वो आएगा इन दोनों का सम, तो ये प्लस ये, तो आप देखो क्या आंसर आएगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा आई कैप प्लस 3/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा के कैप। ये आपका एंगुलर मोमेंटम आ रहा है अबाउट दिस पॉइंट पी, इस पूरी डिस्क का। समझ आया बच्चों? अब अगर हम ऐसा ही एक और केस लें, जैसे ये केस लो, अब इस केस में आप देखो कि ये जो रॉड है इससे एक डिस्क कनेक्टेड है और ये डिस्क पिंड है यहाँ पर, यानी ये घूम सकती है और ये रॉड यहाँ से हिंज्ड है। तो ये आपको अगर मैं ऊपर से दिखाऊं तो ऊपर से ये कुछ इस तरीके का दिखेगा कि ये आपकी डिस्क होगी और ये ऐसे घूम रही होगी यूं और ये हिंज होगी, तो ये इस तरीके से घूम रही है। समझ गए? ये टॉप व्यू है। तो यहाँ पे, यहाँ ये रफ सरफेस है, यहाँ पर प्योर रोलिंग हो रही है। क्लियर है? और ये जो रॉड है ये मासलेस है, डिस्क का मास है m, रेडियस है r, ये डिस्टेंस है h और इस पूरे सिस्टम की इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। ठीक है, बात आ गई आपको समझ? अब सबसे पहले हमको ये पता है, हमको करना क्या है, हमको इस डिस्क का एंगुलर मोमेंटम निकालना है ना। अब एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस एक्सिस, एक्सिस 1, इसको 1 बोल दिया। ये भी ध्यान रखना कि अगर आपको ये नहीं बोला गया कि 1 एक्सिस के अबाउट निकालना है, बस आपको ये बोला गया है इस डिस्क का एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो आपको मानना यही है कि ये इसी के अबाउट पूछ रहा है। तो फिर से हम वही अपना ब्रह्मास्त्र वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। वो फॉर्मूला ये कहता है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क अबाउट एक्सिस 1 जो होगा वो होगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क अबाउट COM, है ना, प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ COM अबाउट एक्सिस 1। ठीक है। अब दूसरी बात बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो डिस्क है ये अपने इस एक्सिस के अबाउट भी घूम रही होगी ओमेगा डैश से। तो उसको निकालने के लिए आप सोचो कि ये जो इसका सेंटर है, इसके सेंटर की वेलोसिटी v जो होगी प्लेन के अंदर, वो क्या होगी? v होगा यहाँ पे मैं बोलूँ h ओमेगा, और यही v क्योंकि ग्राउंड पे प्योर रोलिंग हो रही है और ये पॉइंट रेस्ट पे है, तो यही v होगा r ओमेगा डैश। तो जो ओमेगा डैश होगा वो होगा h ओमेगा बाय r, यानी ये डिस्क जो है ये अपने इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा डैश से घूम रही होगी। सही है ना? अब मैं बोलता हूँ कि अगर आप लिखोगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क इन COM फ्रेम, COM पे खड़े हो गए अब बच्चों ध्यान रखो आप एक इंपॉर्टेंट बात कि जब आप सेंटर ऑफ मास पे खड़े हो तो आपको दिखेगा, देखो सेंटर ऑफ मास चलता हुआ तो दिखेगा नहीं आपको, पर आपको ये दिखेगा कि डिस्क इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है इस तरीके से, है ना। और ये क्योंकि इस तरीके से घूम रही है तो आप देखो कि एक एंगुलर मोमेंटम इधर आएगा L1। ये क्योंकि ओमेगा जो है वो इस तरीके से होगा, अगर मैं बोलूँ तो क्लॉकवाइज, तो ओमेगा क्लॉकवाइज होगा तो L1 इधर आएगा एक COM फ्रेम में। सही है ना? अब L1 जो आएगा वो आएगा इस तरफ, और ये मैंने ले लिया K कैप और ये मैंने ले लिया I कैप और अंदर है J कैप। तो L1 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी L1 डायरेक्शन माइनस I कैप, वैल्यू अपन रख लेंगे। ठीक है। दूसरा, आप ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप इमेजिन करो कि जो ये डिस्क है ये इस एक्सिस के अबाउट भी घूम रही है, इसके सेंटर से जाने वाली, चेक करो आप, सेम एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है। ये देखो आप, डिस्क कॉइन की तरह फ्लिप होती जाएगी जब ये घूमेगी, तो इमेजिन करो। तो जब आप सेंटर ऑफ मास पे खड़े होगे ना तो ये डिस्क इस एक्सिस के अबाउट कॉइन की तरह फ्लिप होगी,
तो इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल ही लेंगे और इस पे एंगुलर मोमेंटम L2 आ गया। तो मैंने लिख दिया प्लस L2 और डायरेक्शन है k कैप, वो एक्सिस k कैप ही है, समझ गए। और ये तो आ गया COM के फ्रेम में, ठीक है। COM के फ्रेम में और कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा। और अब आता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ COM अबाउट एक्सिस 1। तो जब आप सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम निकालोगे तो सेंटर ऑफ मास पर सारे डिस्क का मास को कॉन्सेंट्रेट कर दो और फिर निकालो। तो जब आप सारे डिस्क के मास को सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेट कर दोगे तो ये तो एक तरीके से ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है। तो ट्रांसलेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम होगा mv/r। अब r आप लोगे h, तो ये हो जाएगा mvh, सही है। और v को आप लिख दोगे h ओमेगा, तो ये h स्क्वायर हो जाएगा। और ये डायरेक्शन आएगा अगेन k कैप में, ये इमेजिन आप कर सकते हो। L1 की जो वैल्यू आएगी, L1 की वैल्यू आएगी इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि mr² 2 होता है इंटू ओमेगा डैश, mr²/2 ओमेगा डैश। और ओमेगा डैश की वैल्यू जो है वो है h ओमेगा/r। तो ये mr²/2 इंटू h ओमेगा/r, तो ये हो जाएगा mr/h ओमेगा/2। ये L1 आ गया। और जो L2 आ गया, L2 जो आएगा वो आएगा इस एक्सिस पे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि होगा mr²/4 इंटू ओमेगा। तो ये हो जाएगा mr²/4 इंटू ओमेगा और डायरेक्शन k कैप। बच्चों ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इस एक्सिस के अबाउट ये जब फ्लिप हो रही है डिस्क, तो इसके फ्लिप होने का जो एंगुलर रेट है वो ओमेगा ही होगा जिस रेट से यहाँ पे घूम रही है। ध्यान देना, आप इसको इमेजिन करो, ठीक है ना बात। तो अब जो L आएगा डिस्क का अबाउट एक्सिस 1, वो आएगा इन सबका सम। तो ये आएगा माइनस mr/h ओमेगा/2 आई कैप प्लस mr²/4 ओमेगा k कैप प्लस ये आएगा mh² ओमेगा k कैप। समझ गए। तो अब आप इसको ले सकते हो माइनस mr/h ओमेगा/2 आई कैप प्लस mr²/4 प्लस mh² ओमेगा k कैप। यह आएगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क अबाउट एक्सिस 1। ठीक है बच्चों, अब ऐसे ही एक और प्रॉब्लम की बात करते हैं। अब इस केस में आप ये देखो बच्चों, ये एक रॉड है जो कि इसका मास है m और लेंथ है l। ये टिल्टेड है और ये इस पॉइंट के अबाउट ऐसे घूम रही है कोन बनाते हुए, यानी इसका b जो है फ्री एंड वो घूम रहा है। जो b की स्पीड है वो v है, तो ये ऐसे घूम रहा है। तो अगर मैं सबसे पहले ये निकालूं, ये डिस्टेंस आएगा r मान लो, तो r होगा l साइन थीटा। और जो ओमेगा होगा v/r। तो v/r यानी हो गया v/l साइन थीटा। ये तो आ गया ओमेगा, समझ गए। अब सबसे पहले अगर एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो उसके लिए मैंने आपको सिखाया कि सीधा लिख सकते हो I अबाउट एक्सिस इंटू ओमेगा। समझ गए। तो एक्सिस के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम है, अच्छा ओमेगा के डायरेक्शन ऊपर ही मान लो, ये ओमेगा k कैप में हो गया। तो जो ये होगा I अबाउट एक्सिस। अब इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है ml²/3 साइन स्क्वायर थीटा और ओमेगा। ये इसका इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम हो गया। पर अगर हमको a के अबाउट निकालना है इसका एंगुलर मोमेंटम, तो फिर से हम फॉर्मूला यूज करेंगे L ऑफ रॉड अबाउट COM, यानी COM के फ्रेम में। यानी इसको अबाउट COM नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा इन COM फ्रेम, है ना, प्लस L ऑफ COM अबाउट A। इस तरीके से इसको करेंगे हम, सही है ना। तो
अब जो रॉड का COM के फ्रेम में आप देखोगे तो आप सबसे पहले ये इमेजिन करो कि आप जब सेंटर ऑफ मास पे खड़े हो तो रॉड इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है। चेक करो आप, इस तरह से इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है। तो जो रॉड का इस एक्सिस के अबाउट आप लिखोगे L ऑफ रॉड अबाउट COM, तो वो आप लिखोगे इस एक्सिस के अबाउट ICOM इंटू ओमेगा। COM फ्रेम में खड़े हो गए आप, तो रॉड आपको ऐसे घूमती हुई दिखेगी इसके अबाउट, COM के अबाउट। तो जो ये होगा M स्क्वायर बाय 12 साइन स्क्वायर थीटा इंटू ओमेगा वेक्टर। समझ गए बच्चों? ये होगा रॉड का मोमेंट ऑफ ये एंगुलर मोमेंटम इन COM फ्रेम। अब अगर आप COM के अबाउट निकालोगे इसको, मतलब COM का एंगुलर मोमेंटम निकालोगे इस पॉइंट A के अबाउट, रॉड बना लेता हूं। तो जब आप A के अबाउट निकालोगे रॉड का एंगुलर मोमेंटम, तो आप COM का लिखोगे तो L। अच्छा, अब आप ये गौर करो कि जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा वो एक छोटे सर्कल में घूम रहा होगा और इसकी वेलोसिटी होगी अंदर v COM। तो जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी v COM, वो होगी L, इनफैक्ट ये डिस्टेंस होगी L/2 साइन फाई या साइन थीटा। तो L/2 साइन थीटा इंटू ओमेगा, और जो ओमेगा है उसकी वैल्यू हमने देखी थी कि ओमेगा की वैल्यू है V/L साइन थीटा। तो V COM होगा L/2 साइन थीटा इंटू V/L साइन थीटा। तो V COM होगा V/2। ये हम सिमेट्री से भी ला सकते थे। सही है। अब आप ये देखो कि ये VCM प्लेन के अंदर होगा और ये डिस्टेंस है L/2। तो जो एंगुलर मोमेंटम आप चेक करोगे R क्रॉस V, वो इस तरीके से आएगा, जैसे आप R वेक्टर तो ऐसा है ना, और V वेक्टर जो है वो प्लेन के अंदर जा रहा है। आप चेक करो, V वेक्टर प्लेन के अंदर जा रहा है। तो अगर आप अपने राइट हैंड के फिंगर्स को R से V की तरफ घुमाओगे तो जो एंगुलर मोमेंटम आएगा वो इस तरीके से आएगा, L अबाउट A। तो L ऑफ COM अबाउट A जो आएगा वो आएगा M और L/2 इंटू V सेंटर ऑफ मास, और V सेंटर ऑफ मास V/2 है। सही है। तो ये आएगा MVL/4। अब देखो, ये तो मैंने स्केलर फॉर्म में लिखा है। अब आप क्या कर सकते हो, आप इसे, ये एंगल जो होगा ये 90 माइनस थीटा होगा और ये एंगल होगा थीटा। ठीक है, तो आप इसे वेक्टर फॉर्म में रिजॉल्व कर सकते हो और फिर आप उन दोनों का सम कर सकते हो। अब मैं इसको वेक्टर फॉर्म में भी रिजॉल्व आपको करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले ये तो डायरेक्शन जो है ये अपन मान लेते हैं k कैप, है ना, और ये डायरेक्शन k कैप, ये i कैप, और अंदर जो होगा वो y। तो जो L होगा LA, ये वेक्टर फॉर्म में आएगा L, या तो मैं इसको लिखता हूँ L ऑफ COM अबाउट A, ये वेक्टर फॉर्म में आएगा L, ये MVL/4 और कॉस थीटा डायरेक्शन माइनस i कैप, और प्लस MVL/4 साइन थीटा डायरेक्शन k कैप। और जो ये था ये भी k कैप में है क्योंकि ओमेगा उसमें, तो मैं इसको ओमेगा के ऊपर से वेक्टर हटा के इसको k कैप में भी लिख सकता हूँ, और फिर आप इन दोनों को सम कर दोगे इस फॉर्मूले में रख के। तो ये बच्चों इस रॉड का एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा अबाउट A। समझ गए? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो मैंने आपको ये बताया। ठीक है ना, ये पहले सेंटर ऑफ मास में
सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में आप उस ऑब्जेक्ट का ये देख लो एंगुलर मोमेंटम, और फिर सेंटर ऑफ मास का उस एक्सिस या उस पॉइंट के अबाउट देख लो जिसमें पूछा है। अब बच्चों तीसरे केस में आते हैं, जब एंगुलर मोमेंटम निकालना होता है दोनों केसेस में, जिसमें रोटेशनल मोशन भी हो रहा होता है और ट्रांसलेशनल मोशन भी हो रहा होता है। इस केस में आप ये देख लो कि इस केस के अंदर एक ये सॉलिड स्फीयर है जिसको हमने वेलोसिटी दी है वी नॉट, और ये एंगुलर वेलोसिटी एंटी क्लॉकवाइज दी है ओमेगा ग्राउंड पर। तो ऑब्वियसली जो ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसकी वेलोसिटी जो होगी वो एक तो वी नॉट होगी आगे, और एक वेलोसिटी इसकी होगी आर ओमेगा आगे, है ना। और क्योंकि क्योंकि दोनों वेलोसिटीज ऐड हो रही हैं तो इस पॉइंट की वेलोसिटी आगे ही होगी। तो ये पॉइंट स्लाइडिंग कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे स्लाइडिंग हो रही है। तो अब हमें यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम लिखना है अबाउट दिस पॉइंट। ठीक है, देखो पहले ओ के अबाउट लिखते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, तो अब आप ये गौर करो कि एंगुलर मोमेंटम जब ओ के अबाउट लिखोगे तो ओ तो सेंटर ऑफ मास ही है ना, और आप अगर सेंटर ऑफ मास पे खड़े हो तो सेंटर ऑफ मास आपको चलता हुआ तो दिखेगा नहीं। तो ओ के अबाउट सेंटर ऑफ मास होगा सिर्फ आई ओमेगा, आई ओमेगा। और आई भी जो होगा वो सी ओ एम वाली एक्सिस के अबाउट होगा। तो क्योंकि ये सॉलिड स्फीयर है तो ये होगा 2/5 mr² ओमेगा। अब देखो डायरेक्शन तो जो होगी वो बाहर की तरफ होगी, क्योंकि ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज है तो बाहर की तरफ। सही है। अब अगर आप लिखोगे ये बी पॉइंट के अबाउट, एंगुलर मोमेंटम अबाउट बी, तो बी के अबाउट जब आप लिखोगे तो ध्यान रखना बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया है कि आप अब अगेन वही चीज़ यूज़ करोगे कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर अब इन सी ओ एम फ्रेम प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ सी ओ एम अबाउट बी, इस ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सॉलिड स्फीयर इन सी ओ एम फ्रेम हम निकाल चुके हैं, वो ये आ रहा है, यानी 2/5 mr² ओमेगा। और मैं मान लेता हूँ कि जो बाहर प्लेन से बाहर वाले डायरेक्शन है ना, ये के कैप है, तो इसको मैं के कैप भी लिख देता हूँ। तो ये के कैप हो गई। और एंगुलर मोमेंटम ऑफ सी ओ एम अबाउट बी, वो आप देखो। तो अब वो आप देखोगे तो आप ये देखो कि ये सी ओ एम जो है वो सारे सॉलिड स्फीयर के मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हम पूरे स्फीयर के मास को यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट मान लेते हैं। तो हम ये देखेंगे कि एक पॉइंट मास अगर ऐसे जा रहा है तो इसका जो मोमेंट ये एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा mvr, और डायरेक्शन होगी देखो ऐसे क्लॉकवाइज, तो वो होगी अंदर। तो आप इसे लिख दोगे माइनस के कैप। तो ये हो जाएगा एम वी नॉट को आप चाहे तो ओमेगा के टर्म्स में लिख सकते हो, हालांकि उसका कोई रिलेशन दिया नहीं है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो जो इसका टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा बी के अबाउट वो होगा 2/5 mr² ओमेगा डायरेक्शन के कैप, और माइनस mv0r डायरेक्शन माइनस के कैप। आ रही है बच्चों बात समझ? ठीक है ना, इस तरीके से लिख देंगे। अब अगर मान लो प्योर रोलिंग हो रही है कि यानी ये क्लॉकवाइज रोल हो रहा है, वी नॉट आगे और वी नॉट आर ओमेगा के बराबर है, सही है ना। तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा अगेन यहाँ पर ओ के अबाउट, सेंटर के अबाउट, तो वो होगा खाली आई सी ओ एम इंटू ओमेगा, और डायरेक्शन होगी के कैप बाहर की तरफ, और आई सी ओ एम होगा 2/5 mr² ओमेगा, और ओमेगा हो गया के कैप। ये हो गया एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, और यही होगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट या इन सी ओ एम फ्रेम। यही तो होगा, सी ओ एम पे खड़े हो तो आपको सिर्फ रोटेशनल मोशन करता हुआ ही तो दिखेगा। अब अगर हमको लिखना है अबाउट बी, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट बी, तो फिर एक तो वो फॉर्मूला लगा लो कि एक तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट बी होगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ सॉलिड स्फीयर इन सी ओ एम फ्रेम प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ सी ओ एम अबाउट बी, एक तो ये लगा लो। तो इसके हिसाब से आप देखोगे तो ये आएगा 2/5 mr² ओमेगा के कैप, और ये जो आएगा ये क्लॉकवाइज आएगा एम वी आर वाला, तो ये हो जाएगा प्लस एम वी नॉट आर डायरेक्शन माइनस के कैप, माइनस के कैप।
इनफैक्ट और ये भी माइनस के कैप ही आएगा, ये वाला भी, ये भी माइनस के कैप आएगा, समझ गए, क्योंकि क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, तो बच्चों अभी जो है एंगुलर मोमेंटम अबाउट बी जो आएगा वो आएगा 2/5 mr² ओमेगा और डायरेक्शन प्लस mv0। अब आप v0 को लिख सकते हो, ये mv0 को लिख सकते हो ओमेगा/r, या सॉरी ओमेगा इंटू आर, तो ओमेगा इंटू r² और डायरेक्शन आ जाएगी माइनस के कैप। सही है बच्चों, ये हो गया एक। तो अब दूसरी बात इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अगर बी के अबाउट लिख रहे हो तो इस केस में जो बी है वो आई ए आर भी है, यहाँ पर चेक करो आप, जो वेलोसिटी ऑफ बी है वो 0 है, तो बी जो है वो आई ए आर है, और आई ए आर के अबाउट आप पूरे मोशन को प्योरली रोटेशनल मान सकते हो। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट बी जब लिखोगे तो वो आप लिखोगे आई अबाउट बी इंटू ओमेगा, यानी बी से जाने वाले एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम इंटू ओमेगा, और ये हो जाएगा आई अबाउट बी होगा 7/5 mr² इंटू ओमेगा, और डायरेक्शन वैसे ही होगा अंदर की तरफ माइनस के कैप। अब बच्चों ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने की कि जो एल टोटल होगा इस केस में, अगर आपसे कोई पूछता है इसका एल टोटल, तो वो एल बी ही होगा, ध्यान रखना आप। अगर आपने एल टोटल में ये पूछा कि किस फ्रेम में बताना है तो वो गलत है सवाल, क्योंकि अगर एल टोटल पूछा है तो ये पूरा स्फीयर इस आई आर के अबाउट रोटेशनल मोशन कर रहा है प्योरली, तो एल टोटल एल बी ही होगा, ये ध्यान रखना आप। तो आप इस तरीके से आई डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये वाली बात हुई। अब हम बात करते हैं कि एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन क्या होता है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में हम पढ़ेंगे कि जैसे हम जानते हैं कि टॉर्क जो होता है वो होता है dl/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम टॉर्क होता है, ये हम सब जानते हैं। और बच्चों ऑब्वियसली अगर किसी एक्सिस के अबाउट, देखो टॉर्क भी किसी एक्सिस के अबाउट डिफाइंड होता है, और या किसी पॉइंट के अबाउट डिफाइंड होता है, और एंगुलर मोमेंटम भी किसी पॉइंट या किसी एक्सिस के अबाउट डिफाइंड होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि टॉर्क अबाउट एनी एक्सिस। अब देखो ऑब्वियसली ये ध्यान रखने की बात है कि टॉर्क जो होता है वो कभी भी हम ये बोल सकते हैं कि पॉइंट के अबाउट डिफाइंड होता है। तो टॉर्क अगर किसी एक्सिस या किसी पॉइंट के अबाउट 0 है तो dl/dt जो होगा वो सेम एक्सिस के अबाउट 0 होगा। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम उसी सेम एक्सिस के अबाउट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये बोलता है कि अगर किसी एक्सिस या किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 है, नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, तो उसी एक्सिस या उसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। अब इसके एप्लीकेशंस की बात करते हैं। तो इसका फर्स्ट एप्लीकेशन है ये कि एक ये रॉड है, इस रॉड के अबाउट दो जो डिस्क हैं वो हैं, पिंड हैं, यानी घूम सकती हैं, पर जो बड़ी वाली डिस्क है वो रेस्ट पे और छोटी वाली डिस्क घूम रही है, और इसका मास है m, इसका रेडियस है r। हमने धीरे से इस छोटी वाली डिस्क को बड़ी वाली डिस्क पर रख दिया और दोनों के सरफेस रफ है, यानी होगा क्या कि दोनों एक वक्त पे कॉमन एंगुलर वेलोसिटी एक्वायर कर लेंगे। तो आप सोच सकते हो कि थोड़ी देर स्लाइडिंग भी हुई होगी इसमें। तो हमें करना क्या है कि जो जब स्लाइडिंग हुई होगी तब फ्रिक्शन काइनेटिक लगा होगा, तो हमें निकालना है वर्क डन अगेंस्ट काइनेटिक फ्रिक्शन, अगेंस्ट काइनेटिक फ्रिक्शन, या डायरेक्ट बोले तो फ्रिक्शन, ये हमें निकालना है। तो बच्चों इसको स्टेप बाय स्टेप समझो। सबसे पहले आप ये देखो कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या है। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है इस ऊपर वाली छोटी वाली डिस्क का mr²/2 ओमेगा, है ना। और आप ये गौर करो कि जब आप इस छोटी डिस्क को इसके ऊपर रखोगे तो दोनों पे फ्रिक्शन जो लगेगा वो इंटरनल फोर्स होगा, तो इस पर एक्सटर्नल फोर्स का कोई टॉर्क नहीं है सिस्टम पर।
तो इसलिए आप बोल सकते हो कि एंगुलर मोमेंटम इस सिस्टम का कांस्टेंट रहेगा। ये सिस्टम के लिए कांस्टेंट रहेगा, अकेली डिस्क के लिए नहीं रहेगा। इसके लिए अकेले कांस्टेंट नहीं रहेगा, इसके लिए अकेले कांस्टेंट नहीं रहेगा, दोनों के सिस्टम के लिए कांस्टेंट रहेगा। तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो फाइनली जब आप लिखोगे तो आप देखोगे कि थोड़ी देर तो ये स्लाइड करेंगे, है ना। और होगा क्या कि ये क्योंकि पहले से ही घूम रही है और ये रुकी हुई है, तो ये तो स्लो डाउन होगी और ये तेज होती जाएगी। यानी एक वक्त आएगा जब दोनों एक कॉमन ओमेगा एक्वायर कर लेंगे और एक साथ घूमेंगे। तब जो इनका फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा mr²/2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा है मैंने ऊपर वाली डिस्क का, छोटी वाली का, और नीचे वाली का 4m और 4r²/2, ये नीचे बड़ी वाली डिस्क का लिखा है, इनटू ओमेगा कॉमन। और क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है तो एल इनिशियल एल फाइनल बराबर हो जाएगा। तो mr²/2 ओमेगा बराबर होगा, यहाँ आप देखो ये हो जाएगा ऊपर आ गया ये 1/2 + 8, तो ये हो गया 17/2 mr² ओमेगा कॉमन। सही है। तो जो ओमेगा कॉमन आएगा वो आएगा ω/17। ये इस एंगुलर वेलोसिटी से घूमेंगे। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? वो होगी हाफ आई यानी m r²/2 ओमेगा। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ आई। अब आई दोनों का लेना है, तो जब आप दोनों का आई लोगे तो ये हो जाएगा 1/2 + 8, तो 1/2 + 8 हो जाएगा 16 + 1 17/2। तो ये 17/2 mr² ओमेगा कॉमन। और ऑब्वियसली जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा आएगी फाइनल से, तभी तो लॉस हुआ है। तो जो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वो होगा के लॉस। तो बस अब आपको के लॉस निकालना है, और के लॉस होगा के इनिशियल माइनस के फाइनल। तो मैं ज़्यादा कैलकुलेशन के अंदर नहीं जा रहा, पर आपने गौर किया कि इसी एक्सिस के अबाउट जो है वो नेट टॉर्क जीरो था सिस्टम के लिए, इसीलिए हम एंगुलर मोमेंटम सिस्टम के लिए बैलेंस किया। पर सोचो अगर एक अकेली डिस्क होती तो उस पर जो फ्रिक्शन लगता उसका टॉर्क इस डिस्क के अबाउट जीरो नहीं होता, तो उसके लिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते थे एक के लिए। अब ये दूसरा प्रॉब्लम है। इस दूसरे प्रॉब्लम में हमें दिया है कि हमने एक सॉलिड स्फीयर को आगे फेंका है विद वेलोसिटी v0 और इसको घुमाया है उल्टा, एंगुलर वेलोसिटी दी है उल्टी ω0। इसका रेडियस है r और ये एक सॉलिड स्फीयर है। अब हुआ क्या, आप इमेजिन करो कि इसको उल्टा घुमा के आगे फेंका है, तो ये इवेंचुअली आके रुक गया। ये दिया हुआ है कि रुक गया क्योंकि फ्रिक्शन काम करेगा। और अभी आप ये देख भी सकते हो कि जो ये पॉइंट है इसकी वेलोसिटी v0 भी आगे होगी और r ω0 भी आगे होगा, तो इस पर जो फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक वो पीछे लगेगा, तो ये इवेंचुअली आके रुक जाएगा, है ना। तो हमें बताना है कि व्हाट फॉर व्हाट रिलेशन बिटवीन v0 एंड ω0 दिस स्फीयर विल कम टू कंप्लीट रेस्ट। ये किस वेलोसिटी के लिए, किस रिलेशनशिप के लिए रुक जाएगा कंप्लीटली। तो अब आप बच्चों ये गौर से देखो कि क्या, सबसे पहले एक सवाल का जवाब दो कि क्या टॉर्क अबाउट ओ ज़ीरो है? नहीं, क्योंकि टॉर्क अबाउट ओ जो है वो है टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन अबाउट ओ। तो आप एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ बैलेंस नहीं कर सकते। ओ के अबाउट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और ओ के अबाउट फाइनल एंगुलर मोमेंटम बराबर नहीं होंगे। पर आप गौर करो कॉन्टैक्ट पॉइंट, तो टॉर्क अबाउट बी ज़ीरो है, एम जी भी बी से जा रहा है, एन भी बी से जा रहा है और फ्रिक्शन भी बी से जा रहा है। इसीलिए आप एंगुलर मोमेंटम अबाउट बी इनिशियली और एंगुलर मोमेंटम अबाउट बी फाइनली इक्वेट कर सकते हो। ये बात आगे समझ। तो सबसे पहले ऐसे सवालों में आपको अपना पॉइंट चुनना है जिसके अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम को बैलेंस कर सकते हो। तो यहाँ हमने देखा बी है वो पॉइंट, सही है। तो ये रहा पॉइंट बी। अब आप ये देखो कि ये v0 से चल रहा था और ω0 ऐसा दिया था हमने,
तो अब यहाँ बी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिख रहा हूँ इनिशियली। तो एक तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्फीयर, सॉलिड स्फीयर इन COM फ्रेम प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ COM अबाउट बी। यही सीखा है हमने। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सॉलिड स्फीयर इन COM फ्रेम, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ये ऐसे घूम रहा है सिर्फ, तो वो होगा 2/5 mr² इंटू ओमेगा नॉट, और डायरेक्शन होगी बाहर के कैप, आउटसाइड द प्लेन के कैप मान रहा हूँ, ठीक है ना। प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ COM अबाउट बी देखोगे तो वो आएगा MVR, तो MV0 और R, और डायरेक्शन माइनस के कैप, क्योंकि ये इस तरीके से घूमेगा इसके अबाउट, सही है। और फाइनल एंगुलर मोमेंटम बी के अबाउट 0 होगा क्योंकि कंप्लीटली रुक गया। और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अबाउट बी और फाइनल एंगुलर मोमेंटम अबाउट बी बराबर होंगे। तो 2/5 mr² ओमेगा नॉट माइनस MV0R, ये होगा 0। तो यहाँ से आपको दिखेगा कि 2/5 mr² ओमेगा नॉट किसके बराबर होगा, MV0R। M से M गया, R से R गया, तो यहाँ रिलेशन आ गया कि V0 हो गया 2/5 R ओमेगा नॉट। अगर ये रिलेशन वैलिड है तो ये कंप्लीटली रेस्ट पे आ जाएगा। समझ गए बच्चों? अब ये वाला सवाल देखो आप। अब ये दूसरा जो ये थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, इसमें देखो आप कि ये जो सॉलिड स्फीयर है इसका मास है m, और ये प्योर रोलिंग करता हुआ जा रहा है, और V0 R ओमेगा नॉट के बराबर है, और ये A है। और जो एक B सॉलिड स्फीयर है सेम मास का, वो इसके रास्ते में रेस्ट पे बैठा हुआ है। सरफेस है रफ और फ्रिक्शन इज इनफ टू प्रिवेंट स्लाइडिंग, यानी जब टक्कर होगी तब तो स्लाइडिंग होगी, पर फ्रिक्शन वैसे है। जो कोलिजन हो रहा है, इम्पैक्ट, वो इलास्टिक हो रहा है, E बराबर 1 है। तो हमको बताना है कि फाइनली इनकी वेलोसिटीज क्या होंगी और ओमेगा क्या होगा। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि जब इनका कोलिजन होगा, तो जब इनका कोलिजन होगा तब एक LOI बनेगी, लाइन ऑफ इम्पैक्ट बनेगी, ये हम जानते हैं। तो ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा। तो जो इनका LOI होगा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, वो इस तरीके से होगा। समझ गए आप? ये LOI हो गया। तो LOI पे हमने ये देखा है कि वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है, यानी टक्कर होते ही इसकी वेलोसिटी हो जाएगी V0 और इसके पास बचेगा सिर्फ ओमेगा नॉट। समझ गए आप? वेलोसिटी तो इंटरचेंज हो जाएंगी, इलास्टिक कोलिजन हुआ है, मास बराबर है ना। अब आप ये देखो कि ये जो पॉइंट है ये पीछे जा रहा है R ओमेगा नॉट से, और ये पॉइंट इसका आगे जा रहा है V0 से। तो इस पर जो है उस पर फ्रिक्शन लगेगा आगे, काइनेटिक, और इस पर लगेगा पीछे, काइनेटिक। समझ गए? तो अब होगा क्या, अब आप यहां से A की बात करता हूं मैं। तो ये A है। अब A के पास हमारे पास क्या है, ओमेगा नॉट। अब होगा क्या कि फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक हमने ये देख लिया, ये लगेगा आगे की तरफ। तो हम B पॉइंट के अबाउट, यानी इसको मैं ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ P पॉइंट। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अबाउट P और फाइनल एंगुलर मोमेंटम अबाउट P बराबर रखेंगे, क्योंकि O के अबाउट तो कर ही नहीं सकते आप, क्योंकि टॉर्क बनेगा फ्रिक्शन का। तो अब ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अबाउट P जो होगा वो आप लिख सकते हो एंगुलर मोमेंटम अबाउट COM या इन COM फ्रेम, एक तो ये, प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ COM अबाउट P पॉइंट। सही है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। पर बच्चों ये टर्म तो जीरो ही है ना, ये चल तो रहा नहीं है, तो ये दोनों बराबर हैं। समझ गए आप? अब कई बच्चे बोलते हैं कि सर आपने तो इसके अबाउट लिया है, पर वो इसके अबाउट जो है वही इसके अबाउट है, इस लॉजिक से। क्लियर है? तो वो हो गया आपका ICOM इंटू ओमेगा। और फाइनली क्या होगा कि ये रोलिंग कर रहा होगा। तो मैंने माना कि फाइनल वेलोसिटी इसकी V है और ओमेगा है ओमेगा ए।
तो बी आई आर होगा, तब वी ए किसके बराबर होगा, आर ओमेगा ए, तो ये आई आर होगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ एल फाइनल अबाउट बी जो होगा वो होगा आई, यानी 2/7/5, क्योंकि आप आई आर के अबाउट ले रहे हो, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा ए, तो ये हो जाएगा 7/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा ए, और आई सी ओ एम होगा 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट, और ये हो गया 7/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा ए। एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, ओमेगा ए आ गया 2 ओमेगा नॉट बाय 7, और वी आएगा आर ओमेगा ए, तो ये 2/7 ओमेगा नॉट आर, ये आ गया वी ए। समझ गए बच्चों? अब अपन बात करते हैं बी की। जो बी है, बी के पास आ गया वी नॉट, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अबाउट पी पॉइंट वो होगा खाली एम वी नॉट आर, क्योंकि आई ओमेगा तो है ही नहीं। और जब बी फाइनली रोलिंग कर रहा होगा तो ये हो गया वी बी, और ये हो गई इसकी वेलोसिटी ओमेगा बी। सही है ना? इस केस में ये आई आर होगा, तब आप फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हो पी के अबाउट 7/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा बी। तो ये हो जाएगा एम, अब दोनों को बराबर कर दो, एल इनिशियल बराबर एल फाइनल, है ना? बी के अबाउट तो कर ही सकते हो, क्योंकि ऑल दो काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, पर पी पॉइंट के अबाउट टॉर्क उसका 0 है। तो एम वी नॉट आर किसके बराबर होगा, 7/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा बी। सही है ये? हाँ, एम से एम गया, आर से आर गया, ओमेगा बी आ गया 5v0/7r, दिख रहा है? और अगर हम वी बी निकालेंगे तो वी बी होगा आर ओमेगा बी, तो वी बी हो जाएगा 5/7v0। तो फाइनल वेलोसिटीज बच्चों ये होगी। ठीक है, अब ये जो एक लास्ट प्रॉब्लम है इसकी बात करते हैं। इसमें ये एक रॉड है जो कि यहाँ से हिंज है, इस रॉड की लेंथ है एल और मास है एम, और एक बॉल है दूसरी जिसका मास है एम, और इस बॉल की वेलोसिटी है वी यू। ये बॉल इस रॉड पे आके टकराती है और रुक जाती है, और ये टकरा रही है हिंज से एक्स दूरी पे। तो हमें बताना है कि एक्स कितना हो कि रॉड पे हिंज फोर्स ना लगे। ये आगे आपको बात समझ, क्वेश्चन आ गया होगा समझ। तो बच्चों इंपॉर्टेंट है कि लेट, हमें बोलना है कि हिंज फोर्स नहीं है, हमें ये कंडीशन प्रूफ करनी है। तो हम मानते हैं कि लेट एफ हिंज जो है वो 0 है। तो अगर हिंज फोर्स नहीं है तो क्या हम लीनियर मोमेंटम बैलेंस कर सकते हैं सिस्टम का? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर हिंज फोर्स होती तो वो एक्सटर्नल फोर्स होती और तब हम मोमेंटम बैलेंस नहीं कर सकते, पर अब हिंज फोर्स तो है ही नहीं। तो हमने माना कि फाइनली तो बॉल तो रुक गई और रॉड चलने लग गई, और रॉड के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो हो गई वो हो गई वी सी ओ एम, और बॉल तो रुक गई, बॉल रेस्ट पे है। तो इनिशियल मोमेंटम होगा एम यू और फाइनल होगा एम वी सी ओ एम। तो इसका मतलब वी सी ओ एम जो है वो यू के बराबर आ गया। बात आ गई बच्चों समझ? क्लियर है? एकदम एकदम क्लियर, ये चीज़ मैंने आपको बताई। अच्छा, इसको अपन एक काम करते हैं कि मास को ले लेते हैं 2m, या इसको ले लेते हैं अपन थोड़ा 4m। सही है ना? तो इसको 4 ले लेते हैं, और ये हो जाएगा वी सी ओ एम आ जाएगा वी सी ओ एम आ जाएगा u/4। क्लियर है बच्चों? देखो ये मैंने क्वेश्चन बनाया है जस्ट आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। मैथमेटिकली अगर कुछ इसमें प्रॉब्लम हो तो उसको इग्नोर करना, स्टेप्स पे ध्यान देना। तो वी सी एम हो गया u/4, है ना? दूसरी बात कि ओमेगा भी तो आएगा क्योंकि इसने हिट किया है। तो अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हिंज फोर्स की बात करते हैं। यहाँ वैसे तो हिंज है, अब मान लो कि ये रॉड सिर्फ चल रही है तो इस पॉइंट का वी सी एम आगे होगा, और अगर ये घूम भी रही है ऐसे
तो इस पॉइंट का L/2 ओमेगा पीछे होगा। और सोचो कि इफ VCOM जो है वो L/2 ओमेगा के बराबर हो गया, तो जो पॉइंट B है VB वो जीरो हो गई, वेलोसिटी ऑफ B जीरो हो गई, और इसलिए हिंज फोर्स आएगी ही नहीं, क्योंकि जब ये पॉइंट चलने की कोशिश ही नहीं कर रहा, चल ही नहीं रहा, तो हिंज फोर्स आएगी नहीं। तो ये कंडीशन और आ गई। अब हमें एंगुलर मोमेंटम बैलेंस करना है। अब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अबाउट हिंज और फाइनल एंगुलर मोमेंटम अबाउट हिंज बैलेंस कर दो। अब हिंज के अबाउट भी कर सकते हो, किसी और पॉइंट के अबाउट भी कर सकते हो, पर हिंज, क्योंकि हिंज फोर्स तो है ही नहीं, तो हिंज के अबाउट कर लेते हैं। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आप देखो बॉल का होगा MUX, समझ गए, MVR। तो MUX और फाइनल एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो, अब हम हिंज के अबाउट लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? तो हिंज के अबाउट जब हम एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे तो हम डायरेक्ट लिख देंगे I ओमेगा, क्योंकि जो ओमेगा इसके अबाउट होगा वही इसके अबाउट भी होगा। तो I अबाउट हिंज होगा ML²/3 इंटू ओमेगा, रॉड का। बॉल तो रुक गई फाइनली। तो जो UX आ रहा है वो आ रहा है L²/3 इंटू ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। ओमेगा आ रहा है यहाँ से VCOM इंटू 2/L, तो हो जाएगा 2/L इंटू VCOM, और VCOM है U/4, तो L से L गया, और UX किसके बराबर आ गया 2L/3 इंटू U/4, दिख रहा है, U से U गया, तो ये आ रहा है L/6, तो X की वैल्यू आ रही है L/6। ठीक है बच्चों, पर अब देखो ऑब्वियसली अगर X की वैल्यू L/6 आ रही है तो इसका मतलब क्या है? तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको एंगुलर मोमेंटम अगर बिल्कुल भी नहीं आता होगा ना जीरो से, तो अब बेस्ट लेवल पे आपको एंगुलर मोमेंटम आ गया होगा इस वीडियो को, अगर आपने पूरा कंप्लीटली ध्यान से देखा है तो। और मैं अगेन आपसे ये कहूँगा बच्चों कि मेरे को जो ये गैप हो गया थोड़ा सा, ये थोड़ी मेरी व्यस्तता की वजह से है, और थोड़ा लैक ऑफ मोटिवेशन की वजह से भी था कि मैं इतना मोटिवेटेड नहीं था, क्योंकि उतना अच्छा रिस्पॉन्स और व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली इस ये था, पर मैं अगेन मैंने अपने आप को ये चीज़ अपना कमिटमेंट याद दिलाया कि मैंने बच्चों को कमिट किया है कि ये सीरीज़ कंप्लीट करूँगा, और उसी कमिटमेंट में मैंने ये वन शॉट एंगुलर मोमेंटम का वीडियो बनाया। अब इसको बनने में भी थोड़ा सा टाइम लगा है, इसलिए थोड़ा ये टाइम एक्सटेंड हो गया, पर आगे ऑन ट्रैक हम चलते रहेंगे। तो बच्चों हम मिलते हैं नेक्स्ट ATV सीरीज़ के वीडियो में, और अगेन उस वीडियो में आपको बहुत ही कुछ प्रीशियस इन्फॉर्मेशन JEE एडवांस के टॉपिक्स के बारे में जानने को मिलेगी। थैंक यू, बाय बाय।